Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. आज जो MCQs हम लोग हल करेंगे वो कल्चर पर बेस्ड है। संस्कृति से संबंधित वीडियोस बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ देख सकते हैं। संस्कृति से संबंधित हर टॉपिक, हर पॉइंट को उस वीडियो में रखा गया है। आप पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस कुछ साधारण टाइप के नहीं हैं, सिंपल नहीं है, कुछ चुने हुए क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को भी काफ़ी क्लियर कर देता है। तो इसलिए MCQs के साथ हमेशा बने रहें। चलिए देखें आज का MCQs। क्वेश्चन नंबर 1, अपनी संस्कृति के मूल्यों का प्रयोग किए बगैर सभी दूसरों का निर्णय करने का दृष्टिकोण कहलाता है। अपनी संस्कृति के मूल्यों का प्रयोग किए बगैर, अर्थात अपनी संस्कृति को के जो मूल्य मान्यताएं हैं उनको आप यूज़ नहीं करेंगे और दूसरे संस्कृति के बारे में जब कोई आप निर्णय निकालते हैं तो उस दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? ए, व्यक्तिवाद, बी, नृजाति केंद्रीयता, सी, वस्तुनिष्ठता की संस्कृति, सी, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो यहाँ क्या है, अपनी हम संस्कृति के मूल्य को प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ये क्या है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाता है। अर्थात कोई भी संस्कृति उच्च निम्न नहीं होती है, हम अपने से उसका कोई कंपेयर नहीं करते हैं, हर संस्कृति अपनी परिस्थिति के अनुसार संपूर्ण होती है। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्लार्क बिस्लर ने यह प्रदर्शित किया कि संस्कृति के प्रत्येक प्रतिबंधित क्षेत्र में विसर्जन का एक केंद्रीय बिंदु पहचाना जा सकता है। दो सांस्कृतिक क्षेत्रों की सीमाओं पर रहने वाले लोगों में दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को कहते हैं, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? अर्थात दो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, इनका सीमाएं आपस में मिलती हैं, इन सीमाओं पर जो लोग रहते हैं इन दोनों के कल्चर्स के गुण इनमें पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? ए, सांस्कृतिक समानांतरों के क्षेत्र, बी, सांस्कृतिक समानताओं के क्षेत्र, समानांतर की बात नहीं है, समानता की बात नहीं है, सी, सांस्कृतिक समामेलन के क्षेत्र, समामेलन है सीमांत क्षेत्र, इसे सीमांत क्षेत्र कहेंगे। एक स्थिति, एक कल्चर और दूसरे कल्चर का क्या है, संक्रमण है, एक दूसरे के दोनों के गुण मिल रहे हैं तो इसे ही हम सीमांत क्षेत्र कहेंगे। 2 का आंसर हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विसरण संभव है यह तथ्य दर्शाता है कि ए, विकास एक दोषपूर्ण सिद्धांत है, बी, समाजों में जननिक संगठन नियत किए हैं, सी, विकास हूबहू एक रेखीय नहीं हो सकता, डी, प्रगति अपरिहार्य है। विसरण कोई भी कल्चर्स, कोई भी संस्कृति में, समाज में क्या है, परिवर्तन आता है, उसमें गतिशीलता है, तो विसरण के कारण ही संभव हो पाता है, प्रसार होता है, फैलाव होता है। तो ये क्या है, यह विकास एक दोषपूर्ण सिद्धांत है, यह विकास दोषपूर्ण सिद्धांत नहीं है। समाजों में जननिक संगठन नियत है, नियत नहीं है। विकास हूबहू एक रेखीय नहीं हो सकता, यह बिल्कुल सही है। विकास क्या है, हूबहू एक रेखीय नहीं हो सकता है, यह किसी भी दिशा में हो सकता है। डी, प्रगति अपरिहार्य है, यह परिवार अपरिहार्य नहीं है, मानव प्रयासों से होता है। तो 3 का आंसर हमारा बनता है यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन एक उस स्थिति को आवृत्त करता है जहां एक दूरदर्शन विवरणकार एक क्रिकेट मैच का वर्णन रेडियो विवरणकार की तरह करता है? यहाँ कौन सी ऐसी जो अवधारणाएं जो दी हुई हैं, यहाँ कौन सी अवधारणा कहेंगे हम, कौन सी अवधारणा यहाँ लागू होती है कि कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो और एक दूरदर्शन टेलीविज़न पर जो टेलीकास्ट होता है उसका विवरणकार क्या है, रेडियो विवरणकार की तरह कर रहा है। तो उसका क्या कहेंगे? ए, विसरण, बी, सांस्कृतिक पश्चात्ता, सी, संचार अवरोध, डी, प्रौद्योगिक पश्चात्ता। तो ये क्या है, विसरण नहीं है, यह कोई फैलाव की बात नहीं है। संचार अवरोध, यहाँ कोई किसी तरह का अवरोध भी नहीं है। सांस्कृतिक पश्चात्ता नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ अभौतिक संस्कृति की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ भौतिक संस्कृति की बात है कि अर्थात टेलीविज़न का जो वर्क है, वर्णन है, वो क्या है, रेडियो की तरह किया जा रहा है। तो यहाँ क्या है, प्रौद्योगिक पश्चात्ता कहलाएगी, टेक्निकल लैग कहलाएगा। तो 4 का आंसर हो गया यहाँ हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने पर संस्कृति ग्रहण के अध्ययनों में योगदान
नहीं किया है। पर संस्कृति ग्रहण का योगदान अध्ययन किसने किया है? ए लिंटन, बी रेडफील्ड, सी हर्स्कोविड, डी ऑकबर्न। क्वेश्चन के अनुसार पूछ रहा है कि किसने अध्ययन नहीं किया है। तो यहाँ लिंटन, रेडफील्ड और हर्स्कोविड्स महोदय पर संस्कृति ग्रहण का अध्ययन करते हैं। इन तीनों का नाम सबसे ऊपर आता है, या इन तीनों ने ही मुख्य रूप से अध्ययन किया है। ऑकबर्न महोदय सांस्कृतिक विलंबना की बात करते हैं, कल्चरल लैग की बात करते हैं। तो अर्थात हमारा आंसर यहाँ क्या है? 5 का आंसर यहाँ क्या बनता है हमारा? डी। ये पर संस्कृति ग्रहण की बात नहीं करते हैं, तो 5 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। संवेदनशील संस्कृति, संवेदनशील संस्कृति की बात कौन करता है? सोरोकिन महोदय ही करते हैं। कई तरह के नाम हैं, वैचारिक संस्कृति, अनुकूली संस्कृति, इन 3 तरह की संस्कृति की जो बात करते हैं उसमें मुख्य रूप से आइडियलिस्टिक, आइडिएशनल और सेंसेट, 3 तरह के कल्चर की वो बात करते हैं। इंग्लिश नेम याद रखिए, कभी कन्फ्यूज़न नहीं हुआ। हिंदी बहुत सारे नाम हैं तो कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। दूसरा अभौतिक संस्कृति, भौतिक और अभौतिक संस्कृति की बात ऑकबर्न महोदय करते हैं। उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन की बात मार्क्स महोदय करते हैं। कारीगरी सहज प्रवृत्ति की, तो कारीगरी की बात वेबलन महोदय करते हैं। तो हमारा आंसर हो गया 1, 2, 3, 4, अर्थात हमारा आंसर बनता है यहाँ 6 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सोरोकिन के अनुसार आध्यात्मिक संस्कृति की विशेषताएं। यहाँ आध्यात्मिक संस्कृति की विशेषताओं को पूछ रहा है। आध्यात्मिक संस्कृति बीच में आ जाती है आदर्शात्मक संस्कृति और दूसरी तरफ होती है भौतिक संस्कृति। चलिए ऑप्शन देखिए। ए अध्यात्मवाद तथा परलौकिकवाद, बी भौतिकवाद तथा प्रेमवाद, सी आंशिक अलौकिक सहजबोध तथा आंशिक संवेदी अनुभव, डी संविदात्मक तथा उपयोगितावादी सामाजिक संबंध। तो यहाँ संविदात्मक और उपयोगितावादी नहीं, आध्यात्मिक संस्कृति की विशेषताएं पूछ रहा है। आंशिक की बात भी नहीं है, भौतिक और प्रेम, भौतिक की बात ही नहीं है यहाँ, यह आध्यात्मिक की बात बोल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए, अध्यात्मवाद और परलौकिकवाद की बात करता है। जैसे जो कल्चर अध्यात्म, कुछ समय पहले तक भारत में क्या है, आध्यात्मिक संस्कृति थी और पश्चिम में क्या है, भौतिकवादी संस्कृति थी, और बीच में आ जाती है आदर्शात्मक स्थिति। सोरोकिन ने कहा कि यही तीनों अवस्थाएं हैं, तीनों संस्कृतियां हैं जिसके बीच में हर समाज में परिवर्तन होता है, हर समाज इन 3 स्थितियों से होकर गुजरता है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक संगीतकार का संगीत सभा में गाना उदाहरण है। कोई संगीतकार संगीत सभा में गाना गा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? ए कार्य, बी क्रिया, सी प्रक्रिया, डी सामूहिक व्यवहार। तो सामूहिक व्यवहार नहीं है, वो अपना सिंगल गा रहा है। कार्य नहीं है, यह एक क्रिया है। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ बनता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्न में से कौन सा इस व्यवहार को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? ए संस्कृतिकरण, बी परसंस्कृति ग्रहण, सी संस्कृति ग्रहण, डी सामाजिककरण। तो ये क्या है? एम.एस. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। उन्होंने कहा था कि जब निम्न जाति के लोग अपने कल्चर्स को छोड़ के उच्च जाति के कल्चर्स को अपनाते हैं तो उसे ही हम संस्कृतिकरण कहते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर बनता है ए। देखिए यहाँ संस्कृति ग्रहण दिया हुआ है। संस्कृतिकरण अर्थात कल्चर्स को अपनाना, और संस्कृतिकरण क्या है? किसी विशेष समूह में या जाति से संबंधित क्या है, एक अवधारणा है, एम.एस. श्रीनिवास ने दी थी। तो यह संस्कृतिकरण कहलाती है। ठीक है, तो 9 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। जब सांस्कृतिक प्रतिमान एवं मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है। जब सांस्कृतिक प्रतिमान व मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, बी पर संस्कृति ग्रहण, सी सांस्कृतिक विसरण, डी सामाजिकरण।
पर संस्कृति ग्रहण नहीं है, ये दूसरे के कल्चर्स को हम नहीं सीख रहे हैं। संस्कृति विसरण, संस्कृति का यह फैलाव नहीं है, हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, समाजीकरण भी नहीं है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की यहाँ बात हो रही है। तो ये क्या सांस्कृतिक पुनरुत्पादन है, एक ही कल्चर्स का बार बार उत्पादन होता है। यह अवधारणा बोर्दियो महोदय ने दी थी। तो 10 का आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्रोबर ने सूचित किया था कि अमेरिकी भारतीय ने श्वेतों के साथ संपर्क द्वारा लेखन के लाभों को देखते हुए 86 प्रतीकों की अक्षरमाला नामक व्यवस्था को आविष्कार किया। यह उदाहरण है, अर्थात अमेरिकी भारतीय श्वेत के साथ मिलकर उन्होंने 86 प्रतीकों का अक्षरमाला नामक व्यवस्था का आविष्कार किया है। यह किसका उदाहरण माना जा सकता है? ए विच्छिन्न विसरण का, बी पर संस्कृति ग्रहण का, सी विसरण का, डी प्रेरक विसरण का। तो ये क्या होगा आंसर यहाँ हमारा 11 का होगा डी प्रेरक विसरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठतर है तो यह कहलाता है। चलिए इसका मैं ऑप्शन छोड़ देती हूँ, आप लोग खुद बताएंगे कि 12 का आंसर क्या होगा, क्योंकि इसके पहले दोनों वीडियोज़ वो भी कल्चर्स पर बेस्ड थे और यह क्वेश्चन कई बार कितनी तरह से घुमा फिरा के हम लोगों के सामने आ चुका है। तो इसका आंसर आप लोग देंगे, 12 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे। नेक्स्ट चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 13, संस्कृति और सभ्यता में मुख्य भिन्नता है। ए संस्कृति वह है जो हमने अर्जित किया है और सभ्यता वह है जो अर्जित करने की हम आकांक्षा रखते हैं। बी संस्कृति वह है जो बुद्धि से आती है और सभ्यता नहीं। सी संस्कृति द्वितीयक है और सभ्यता प्राथमिक। डी संस्कृति वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ऑप्शन संस्कृति वह है जो हमने अर्जित किया है, हमने अर्जित किया है, सभ्यता वह है जो अर्जित करने की हम आकांक्षा रखते हैं। यह नहीं, यह संदर्भ समूह की बात होती है कि हम किसी समूह की चीज़ कल्चर्स को, दूसरे समूह के विचारों को, उनकी मान्यताओं को जब हम अर्जित करने की आकांक्षा रखते हैं तो उसे हम संदर्भ समूह कहते हैं। तो ये व्याख्या बिल्कुल गलत है। बी संस्कृति वह है जो बुद्धि से आती है और सभ्यता नहीं, यह भी नहीं होता है। संस्कृति द्वितीयक और प्राथमिक की कोई बात ही नहीं है। संस्कृति का भौतिक स्वरूप सभ्यता कहलाता है और संस्कृति का अभौतिक स्वरूप संस्कृति कहलाता है। अर्थात संस्कृति वह है जो हम हैं और भौतिक रूप से जो हमारे अंदर विद्यमान है वो संस्कृति है, और सभ्यता क्या है, वो भौतिक रूप से हमारे पास रहती है। तो अर्थात सभ्यता वह है जो हमारे पास है। तो 13 का आंसर हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसने मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगली, बर्बर तथा सभ्यता को चिन्हित किया है? यह क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि इसके पहले 2 MCQs में इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं घुमा फिरा के। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और समाज पे जो वीडियो बना हुआ है प्लेलिस्ट से जब वहाँ देखेंगे तो इसका आंसर भी मिल जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है, 14 का आंसर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सांस्कृतिक पश्चात्ता की धारणा विश्लेषित परिवर्तन की गति तीव्र होती है। सांस्कृतिक पश्चात्ता की बात है, क्या है? परिवर्तन की गति तीव्र होती है। किस चीज़ में परिवर्तन तीव्र होता है सांस्कृतिक विडंबना में? ए समाज में गैर आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक क्षेत्र में, जो गैर आर्थिक क्षेत्र हैं और आर्थिक क्षेत्र की बात है। बी समाज के आर्थिक अधिकार क्षेत्र की तुलना में राजनीतिक अधिकार क्षेत्र में। सी समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। डी समाज की सांस्कृतिक गतिविधियों की तुलना में धार्मिक गतिविधियों में। तो यहाँ देखेंगे धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें क्या है, इसमें सांस्कृतिक विडंबना का कोई इसमें विश्लेषण नहीं है। यहाँ है कि सांस्कृतिक विडंबना का अर्थ होता है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में अर्थात अभौतिक जो संस्कृति है वो भौतिक संस्कृति से पीछे हो जाती है। तो अर्थात समाज में सांस्कृतिक क्षेत्र जो हैं वो प्रौद्योगिक क्षेत्र, जो भौतिक क्षेत्र हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है और अभौतिक क्षेत्र पीछे रह जाता है, तो वही सांस्कृतिक विडंबना कहलाता है। अर्थात 15 का आंसर यहाँ हमारा बनता है सी। तो
तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखा। यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रखा है, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। और संस्कृति से संबंधित वीडियोस बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, जिससे आप आसानी से इस टॉपिक को फुली कवर कर पाएंगे। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन संस्कृति टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर तरह के एग्ज़ाम में इससे मिनिमम 4 या 5 क्वेश्चंस होते ही होते हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर देखिए और अच्छे से समझिए। जो दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन।